मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं सुप्रीम कोर्ट के जो 2 आदेश हैं, उसमें एक आदेश है और दूसरी टिप्पणी है, उसके बारे में बातें करने जा रहा हूँ। पहला आदेश है, उन्होंने आधार नंबर को लेकर के जो बात कही है और दूसरा है मानहानि के मुकदमे से संबंधित जो उनकी टिप्पणियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ आधार नंबर को लेकर या यूँ कह लीजिए कि आधार कार्ड को लेकर। अखबारों में आप बहुत समय से पढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल्स पर भी इस पर बहुत डिस्कशन आ रहे हैं कि किस तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहाँ के चुनाव होने से पहले जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची बनाने की जो बात है, उस पर बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है, जिस पर स्वच्छ मतदान करने का दायित्व हमारे संविधान ने दिया हुआ है, उसे मतदाता सूची में बहुत सारी गड़बड़ियां मिली और जो गड़बड़ियां मिली वो सुनने में बहुत विचित्र किस्म की लगती है। एक एक व्यक्ति 100-100 स्थान पर मतदाता है, उनके कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन वो मतदाता हैं। और कुल मिलाकर के इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो सामने आ रहा है वो ये कि वहाँ घुसपैठियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो भी हमारे बॉर्डर स्टेट हैं, आप पाएंगे कि वहाँ घुसपैठिए बहुत ज़्यादा हैं। बांग्लादेश से आ जाते हैं, म्यांमार से आ जाते हैं, नेपाल से भी लोग आ जाते हैं। वो आ जाते हैं, फिर उन्हें यहाँ बसा दिया जाता है, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए कुछ दूसरी व्यवस्थाएं करा देते हैं, फिर वो मतदाता बन जाते हैं। और जब मतदाता बन जाते हैं तो जिन राजनीतिक दलों का संरक्षण उन्हें प्राप्त है, वे बाकायदे उन्हें मतदान करते हैं और उनमें इतनी ताकत होती है, यानी कह लीजिए कि उनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि बाकायदे वे हार और जीत को प्रभावित करते हैं। जब ये स्थिति निर्वाचन आयोग को दिखाई दी तो उन्होंने विशेष गहन परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की और इसके तहत मतदाता सूचियों का परीक्षण अब किया जा रहा है। दोस्तों, जब इसकी शुरुआत हुई तो एक नई बहस की शुरुआत हो गई। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। फिलहाल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आता है। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, अब मैं आता हूं डेली ऑडियो लेक्चर के मूल बिंदु पर, लेकिन मुझे इस पृष्ठभूमि की चर्चा करनी जरूरी मालूम पड़ी, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयोग को यह आदेश दिया है कि वह आधार कार्ड को भी मतदाता सूची का आधार बनाए। यानी कि जिनके पास भी आधार कार्ड है, मान करके चले कि ये भी मतदान के अधिकारी हैं। हाँ, इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो निर्वाचन आयोग है उसे इस बात का अधिकार है कि बाकायदे वह उस आधार कार्ड की जांच करे कि कहीं ये गलत तो नहीं है। बस बात कुल मिलाकर के इतनी है। आइए अब हम इस पर थोड़ा विचार करते हैं। देखिए, जो मतदान का अधिकार होता है वो नागरिकों के लिए होता है। यदि आप मतदाता हैं, इसका मतलब है सीधे सीधे कि आप उस देश के नागरिक हैं। अगर मैं मतदाता हूं तो मैं भारत का नागरिक हूं। दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि मैं भारत का नागरिक हूं, इसका कोई प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है, नॉट एट ऑल। हाँ, 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इसके प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसमें एक है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, और जो दूसरा है वह है पासपोर्ट। जब हम बर्थ सर्टिफिकेट पर बात करते हैं तो आप खुद सोच करके देखिए कि शुरू के जो लोग थे उनमें से कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट हुआ करते थे। गांव में तो इसकी कोई परंपरा ही नहीं थी बर्थ सर्टिफिकेट की। मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। स्कूल जाने के लायक हुए, स्कूल में नाम लिखा दिया गया। माता पिता को यह भी नहीं मालूम होता था कि डेट क्या है बर्थ की, तो गुरुजी ने जो कह दिया वो तारीख दर्ज करा दी, बस वही बर्थ डेट हो गई। लेकिन ठीक है, चलिए, स्कूल में अगर नाम आपका दर्ज हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जन्म उस समय तक तो हो ही गया था, तो आपके जन्म का प्रमाण पत्र एक बन जाता है। लेकिन स्कूल जाते कितने लोग थे, कितने लोग जाते हैं,
अगर हम गांव की स्थिति के बारे में सोचें तो। जो दूसरा है वो पासपोर्ट। तो पासपोर्ट कितने लोगों के पास होता है? अभी तो इसकी थोड़ी बहुत चर्चा भी होने लगी। आज से करीब 20 साल पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि ये पासपोर्ट किस चिड़िया का नाम है। तो अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो ये जो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नागरिकता को प्रमाणित करने वाले, इनका आधार बहुत सीमित है। बाद में फिर इसमें और भी कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट शामिल कर लिए गए। उदाहरण के तौर पर जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, इसे भी माना गया मतदाता सूची में शामिल करने का प्रमाण पत्र। पैन कार्ड वगैरह इन्हें मान लिया गया, लेकिन पैन नंबर तो उनके पास होता है जो इनकम टैक्स वगैरह देते हैं। इसका भी कोई बहुत व्यापक आधार नहीं है। अभी तक राशन कार्ड और आधार नहीं था। याद रखिए, राशन कार्ड और आधार ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी इसके अंतर्गत नहीं माने जाते थे, या निर्वाचन आयोग कह लीजिए इसे स्वीकार नहीं करता था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, जो आधार कार्ड है आप इसे स्वीकार कीजिए, लेकिन इसकी वैधानिकता की जांच करने का अधिकार आपको है। राशन कार्ड को अभी भी नहीं माना गया है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए बात। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे चलकर की क्या बात बनती है, क्योंकि मामला तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय क्या देता है, लेकिन फिलहाल कम से कम अब आधार कार्ड को इस तरह की मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता के लिए दे दी है। और आप जानते हैं कि किस तरह से जो घुसपैठ की समस्या है वो भारत की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और यदि उसमें इतनी ताकत हो गई घुसपैठियों में कि वो हमारे चुनाव को प्रभावित करें, तो ठीक है, आप कारण जो भी बताएं, लेकिन इस समस्या का निदान तो ढूंढा ही जाना चाहिए कि अंततः क्या हो सकता है। यहां आप एक बात अपनी तरफ से इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारे पास नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है कि हम इस देश के नागरिक हैं। तो कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र भी दिया जाए कि भाई आप इस देश के नागरिक हैं। इस तरह की भी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। कम से कम भविष्य के लिए तो हम ऐसी व्यवस्थाएं कर ही सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वह विशेष रूप से मानहानि के मामले को लेकर है। आप देखते हैं कि जब मान लीजिए कि मैंने कुछ आर्टिकल लिख दिया, कोई कार्टून बना दिया किसी के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, तो वह इसे अपनी मानहानि समझ करके मेरे ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है, और ये जो मुकदमा होगा ये आपराधिक मामला बनता है। आपराधिक मामला बनता है। खासकर 2016 में एक आर्टिकल छपा था, दी वायर में पब्लिश हुआ था, उसको लेकर के बाकायदे एक दायर किया गया मुकदमा कि इससे मानहानि हुई है, और इसके बाद ये आपराधिक मामला दर्ज कर लिया जाता है। फिर वो आपराधिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, देखिए फैसला नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये है कि अब वो समय आ गया है जब खासकर मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए। मतलब उसने ये नहीं कहा है कि मानहानि जैसा कोई मामला बनता ही नहीं है, नहीं, उस पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन उसे अपराध की श्रेणी में नहीं लिया जाना चाहिए। दोस्तों, यदि हम फंडामेंटल राइट्स के नजरिए से इसे देखें तो मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दिशा में की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई आर्टिकल लिख दिया, उसके आधार पर उस व्यक्ति ने कह दिया कि मेरी मानहानि होगी, जबकि जो मैंने लिखा है वो अपने आप में सही है, या कह लीजिए कि मैंने कुछ ऐसे तथ्य उसमें उठाए हैं जिस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं मानहानि की बात कर देता हूं, सारी चीजें दब जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। तो जब आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दृष्टि से मानहानि के मुकदमे पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यह कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। और फिर सोच करके देखिए कि यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है तो फिर लोकतंत्र का जो अस्तित्व है या लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वे कितनी मजबूत रह पाएंगी। और ऐसा होता रहा, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इस कानून का सहारा लेकर के जो पत्रकार हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है और कह दिया जाता है कि ये मानहानि का मामला है, और इससे बात वहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, अगर लोकतांत्रिक दृष्टि से देखें तब भी सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि हम फंडामेंटल राइट्स की दृष्टि से देखें तब तो यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है ही। देखिए, कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये विधायिका का काम है, यानी कि संसद का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह दी है। मुझे लगता है कि आपको इस टिप्पणी पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से सहमत हैं? इस पर आप विचार कीजिए, अपनी तरफ से विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़, यदि आप सच में सिविल सर्वेंट होना चाहते हैं और सिविल सर्वेंट बनने के बाद एक अच्छे सिविल सर्वेंट सिद्ध होना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो इश्यूज़ आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो मामले आते हैं, उन पर अपने ढंग से विचार करने की कोशिश कीजिए, दिमाग में आदत डालिए। यही आपको मेंस के उत्तर देने लायक बनाएंगे और साथ ही साथ प्री के सही आंसर तक पहुंच सकें, इसकी क्षमता पैदा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन 2 विषयों पर आज बस इतना ही, और आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।